उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसका 32 नंबर की वीडियो है। इसमें इसका जो चैप्टर है विविध, यानी कि जो भी मतलब हिंदी के जितने सेगमेंट थे, जितने हमारे प्रश्न मतलब टॉपिक थे, सब कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट टॉपिक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें होंगी, बताया जाएगा, है ना। जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब माना जाएगा। ये टॉपिक लास्ट की टॉपिक है, तो सारी वीडियो अगर नहीं देखी हो तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस कवि ने वीर गाथा काल कहा है? विकल्प ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और विकल्प बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और विकल्प सी है राहुल संकृत्यायन, और विकल्प डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, और राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल, तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल के नाम से मतलब कहा है। और प्रश्न संख्या दूसरा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी किस भाषा में है? विकल्प ये है व्रज, विकल्प बी है खड़ी बोली, विकल्प सी है अवधी, विकल्प डी है सधुक्कड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है, जिसे मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचा गया है। सुमित्रानंदन पंत ने इसे हिंदी में ताजमहल के समान माना है। प्रश्न संख्या तीसरा है, मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? विकल्प ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और विकल्प सी है राहुल संकृत्यायन, और विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है। और प्रश्न संख्या चौथा है, इनमें महोबा के वीर आल्हा और ऊदल की वीरता की गाथा का वर्णन किस रचना में है? विकल्प ये है परमाल रासो, विकल्प बी है बीसल देव रासो, और विकल्प सी है पृथ्वीराज रासो, और विकल्प डी है खुमान रासो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका परमाल रासो। देख लीजिए, पूरा डिटेल है, अच्छे से मैं पढ़ देख रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये जो रासो वाली जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब ये रचना है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है जिससे बोलते हैं। तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। परमाल रासो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। परमाल रासो की रचना जगनिक ने की है। जगनिक एक राइटर लेखक है ना, रचनाकार है, जिसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा का वर्णन है। इसे आल्हा खंड भी कहते हैं, है ना। परमाल रासो की बात की गई है। उसके बाद में विसल देव रासो की बात की जाए तो मूलतः गेय कवि हैं। इसकी रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। इसमें हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है ना। तो ये चीजें हो गई। अब पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ना। तो ये चीजें आप कंटिन्यू। अब खुमान रासो की बात की जाए, खुमान रासो है 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इनमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसके 9वीं सदी की रचना होने का अनुमान किया जाता है। इसका मतलब इसके रचयिता की बात की जाए तो दलपत विजय को माना जाता है ना। खुमान रासो की रचना किसने की है? तो दलपत विजय, है ना, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1953 ईस्वी में गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? विकल्प ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी है जाकिर हुसैन, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1953 ईस्वी में गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। और उसके बाद में संविधान के 17वें
भाग में संविधान के भाग 17वें के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? बताना है। विकल्प ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और विकल्प सी है राहुल संकीर्त्यान, विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर की वाणी का संग्रह विजय कहलाता है। इसके भाग थे 3, साखी, शबद, रामायणी, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 7 है, रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया महाकाव्य है, इसमें कितने कांड हैं? विकल्प ये है 7 कांड है, विकल्प बी है 8 कांड है, विकल्प सी है 5 कांड है, विकल्प डी है 11 कांड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 कांड है। कौन कौन से हैं? रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया महाकाव्य है जिनमें 7 कांड हैं। पहला है बाल कांड, फिर उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद में किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड और लंका कांड तथा उत्तर कांड, है ना, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 8वां है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? विकल्प ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी है जाकिर हुसैन, विकल्प डी है किशोरीदास वाजपेयी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इसमें एक बात बता देता हूँ, किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, जबकि हिंदी व्याकरण का पाणिनि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, उनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है ना, कामता प्रसाद गुरु को। लेकिन हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 9 है, लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? ये गौतम बुद्ध पर जीवन पर आधारित है, गौतम बुद्ध की जीवनी पर। लाइट ऑफ एशिया का ज्योतपुंज जिसे कहते हैं, तो इनका अनुवाद जो है ब्रज भाषा में किसने किया था, बताना है। विकल्प ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विकल्प बी है महावीर प्रसाद और विकल्प सी है राहुल संकीर्त्यान और विकल्प डी है रामकुमार शर्मा, डॉक्टर रामकुमार शर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्धचरित के नाम से पद्यानुवाद किया, है ना। पद्यानुवाद का मतलब क्या होता है? जैसे एक गद्य होता है, एक पद्य, तो इन्होंने जो भी पद्य में किया है ना, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो फिर चीज़ें और हैं कि प्रश्न संख्या 10 है, कबीरदास किसके समकालीन थे? विकल्प ये है भीम और विकल्प बी है शिशुनाग और विकल्प सी है ऋषभदेव, विकल्प डी है सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। देख लीजिए, कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने काजी द्वारा कबीरदास को हाथी से कुचलवाने तथा लोहे की जंजीर में बंधवाकर गंगा में डुबोने का वर्णन मिलता है, है ना। चीज़ें हैं तो इतना बताई गई है ना, तो ध्यान रखें, है ना। लास्ट में बता देता हूँ। देखिए, ये पूरी जो भी चीज़ें थी हिंदी की, जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई गई थी, उसका जो टॉपिक है हमारे तरफ से कंप्लीट होता है। अगर कोई भी टॉपिक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ें छूट गई है, तो मैं इसको करा भी दूंगा। और मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें लिस्ट में दी गई थी वो कंप्लीट हैं विविध में। अब मैं बता देता हूँ कि इसको अच्छे से आप देखिए, और अगर शुरुआत तौर से देखेंगे, अगर आपको लगता है कि हमारी स्पीड धीमी है या कुछ भी है, तो आप यूट्यूब का भी जो फीचर है उसको बढ़ा के देख सकते हो। और अगर पूरा इसको देखोगे, उसके बाद में जो PDF देंगे उसको भी रीड कर लोगे, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपके प्रश्न बहुत सारे हो भी जाएंगे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।